प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं इतिहास के मॉडल पेपर की। हिस्ट्री का जो मॉडल पेपर है, इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, अथवा फतवा सारे क्वेश्चंस को। और इससे पहले मैंने आपको भूगोल करवा दिया है, पॉलिटिकल साइंस जो आपका राजनीतिक विज्ञान है उसको करवा दिया है। उसके अलावा जो है आपका हिंदी अनिवार्य है, उसको करा दिया है। हिंदी साहित्य करवा दिया गया है। और जो भी विषय अब उपलब्ध हैं वो सारे करवा दिए गए हैं। बस आपको पढ़ना है, तैयार करना है अपने आप को। यदि आप सच में अपने आप को रिजल्ट में बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आपको मैं मंत्र दे देता हूँ, और ये मंत्र जिसने देख लिया तो उसका काम हो जाएगा। 2022 का सैंपल पेपर जरूर चेक कर लेना, पूरा सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध है। 2023 का सैंपल पेपर पूरे सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध है। और 2024 का तो आप देख ही रहे हो। तो इन सभी सैंपल पेपर्स को अगर आप पढ़ते हो तो आपके मन से जो डर है ना वो निकल जाएगा। तो इन सभी को आप पढ़िए और अच्छे तरीके से तैयार करिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पूछा गया है सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा जो है कहाँ पर स्थित है, आपसे सीधा सीधा ये पूछा गया है। और यहाँ पर जो है आपको 14 क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू में, यानी 14 नंबर आपको एक एक नंबर से ही मिल जाएंगे। तो सिंधु सभ्यता का स्थल जो धौलावीरा है वो कहाँ पर स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात में। वह ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद द्वितीय प्रश्न जो पूछा गया है उसकी बात करते हैं। द्वितीय प्रश्न में पूछा गया है प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रभावती गुप्त जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी, पुत्री थी, सॉरी। ठीक है, पुत्री पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता से पुत्र फिर पौत्र फिर परपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है, तो वो व्यवस्था क्या कहलाती है। हमारा आंसर हो जाएगा वो होती है पितृवंशिता, है ना। पिता का वंश जो चलता है उसके हिसाब से। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है उसकी बात करते हैं, निम्न में से किस शहर को इब्न तूता ने भारत में सबसे बड़ा शहर बतलाया। किस शहर को बतलाया था इब्न तूता ने सबसे बड़ा शहर। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली को। दिल्ली को सबसे बड़ा शहर जो उन्होंने बताया था उस समय। पांचवा जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे। तो निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे उनका नाम था अमीर खुसरो। तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। आते हैं छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न पूछा गया आपसे, विष्णु के उपासक निम्न में से कौन थे। तो विष्णु के उपासक आपको सभी को पता है, अलावर जो संत थे वो सभी के सभी क्या है, विष्णु के उपासक माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अलावर संत जो है वो हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। सातवां प्रश्न जो पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने की थी जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। तो सा ऑप्शन आपका करेक्ट होता है सातवें प्रश्न का। आठवें प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है, यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको धारण करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था कृष्णदेव राय। तो यहाँ पर जो है सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला जो नवा प्रश्न है उसकी बात करते हैं, किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगा दी। तो वो थे, बिल्कुल सही समझ लिया आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरह से आपको ट्राई करना है। जहांगीर, जहांगीर ने जो है तंबाकू पर पाबंदी लगा दी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 10वां प्रश्न पूछा गया है, शाहमहल की मृत्यु हुई। तो शाहमहल की मृत्यु कब हुई थी आपको बताना है। शाहमहल की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी सन 1857 में। तो ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 10वें प्रश्न का। बात करते हैं 11वें प्रश्न का। तो 11वां जो प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था। तो स्थायी बंदोबस्त का जनक जो था वो था कार्निवालिस। तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा सा ऑप्शन करेक्ट। 12वें प्रश्न की बात करते हैं और 12वें प्रश्न पे मूव करते हैं। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी। तो पांचवी रिपोर्ट जो ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी वो समय था 1813 का। तो यहाँ पे जो है सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न जो पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा केसर हिंद का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ देने के कारण जो है गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो वो था केसरे हिंद। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अंतिम रहेगा इस एमसीक्यू का, इसके बाद जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे हम। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ। तो इसको लागू किया गया था 26 जनवरी सन 1951 को। ठीक है,
सॉरी 26 जनवरी सन 1950 को। तो यहाँ पे ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी सन 1950 को मनाते हैं तो ये लागू हो गया था, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जहाँ पर रिक्त स्थानों की हमें पूर्तियाँ करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रयाग प्रशिष्ट की रचना खालिस्तान ने की, किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा, इसको करी थी हरिशेन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिशेन। हरिशेन ने जो है इसकी रचना की थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा, महाभारत की रचना खालिस्तान भाषा में हुई। तो महाभारत की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मनुस्मृति में खालिस्तान प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार के, ठीक है, 8 प्रकार के जो है विवाह का उल्लेख किया गया है। चौथा प्रश्न जो है आपका फिलिप्स का है, उसमें जो हम फिलिप्स की बात करेंगे तो यहाँ पे श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध खालिस्तान धर्म से, सभी को पता है कि जैन धर्म से है। जैन धर्म से है इनका संबंध। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, देवी संप्रदायों में देवी की उपासना खालिस्तान से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। तो किससे पोता जाता था? तो उसको सिंदूर से पोता जाता था, सिंदूर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध सन खालिस्तान में लड़ा गया। तो तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 में लड़ा गया था, याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को खालिस्तान में भागों में बांटा गया। तो भूमि को आईने अकबरी ने अपने जो लफ्जों में बयां किया था, तो 4 हिस्सों में बांटा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। एक अंकीय प्रश्न है यहाँ पर सारे के सारे। अब जो है आपका हड़प्पा सभ्यता में गलियों व सड़कों को किस पद्धति से बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता में गलियों और सड़कों को ग्रिड पद्धति से बनाया गया था, ठीक है। बस इतना लिख दोगे तो सही आंसर है। बाकी मैंने इसको डिस्क्राइब भी किया है कि ग्रिड पद्धति का मतलब है जिसका अर्थ होता है सड़कें जो है समकोण पर प्रतिच्छेद करती थी, यानी कि एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पे काटती थी। अर्थशास्त्र से हमें किस विषय की जानकारी मिलती है? अभी हम जो है हिस्ट्री का पेपर देख रहे हैं, तो यहाँ पे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की बात नहीं होगी, हिस्ट्री के हिसाब से हम बात करेंगे। तो उत्तर हो जाएगा इसमें मौर्यकालीन सैनिक और प्रशासनिक संगठन व सामाजिक अव्यवस्था का जानकारी हमें प्राप्त होती है। बहिर्विवाह पद्धति किसे कहा जाता है? तो गोत्र से बाहर विवाह करने की पद्धति को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। किस वंश में मात्र सत्तात्मक समाज की व्यवस्था थी? तो वो था सातवाहन वंश, ठीक है। इस समय जो है मात्र सत्तात्मक व्यवस्था मानी जाती थी। स्त्री धन से क्या तात्पर्य है? तो विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्री के स्वामित्व को ही जो है स्त्री का धन कहा गया है। इब्न बतूता ने श्रुत लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए जो है इब्न जुजाई को नियुक्त किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट है, वली शब्द से क्या तात्पर्य है? तो वली एक अरबी मूल शब्द है जिसका अर्थ है मालिक या संरक्षक, ठीक है। नेक्स्ट जो है, विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन होते थे? तो अमर नायक जो है सैनिक कमांडर होते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट जो है, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 13 दिसंबर सन 1946 को। अब खंड ब जो है इसकी बात करते हैं। 10 प्रश्न जो है आपको एक एक नंबर के यहाँ पे देखने को मिले। खंड ब में अब जो प्रश्न मिलेंगे आपको 2 अंक के प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर जो है स्तूप क्यों बनाए जाते थे? तो स्तूप जो है, जो भी बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध परंपरा को मानते थे, तो उनके जो अवशेष थे बौद्ध के, वो अवशेष पवित्र माना जाता था। तो ये पवित्र अवशेषों को संरक्षित करने के लिए अशोक ने जो है कुछ स्तूप बनवाए थे। उन्हीं पवित्र अवशेषों को रखने के लिए जो है स्तूप बनवाया था अशोक ने। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, त्रिपिटक क्या है? इसके नाम लिखने हैं। त्रिपिटक जो है वो क्या होता है? त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है कि 3 पिटारी। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय, जो भी बौद्ध के संप्रदाय हैं, ठीक है, जैसे कि महायान, हीनयान, ब्रजयान और सार्वस्तिवाद, ये जो सारे के सारे जो भी इसके संप्रदाय हैं ये सभी मानते थे इस त्रिपिटक को, ठीक है। यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित किए गए हैं, जिनके नाम है विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुल कितनी बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी? तो बौद्ध संगीतियाँ जो है टोटल 4 आयोजित की गई थी और इसमें जो है प्रथम बौद्ध संगीति की जो है राजगृह में 483 ईस्वी पूर्व किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीतिकी वैशाली में किया गया था 383 ईस्वी पूर्व और तृतीय बौद्ध संगीतिकी का जो संयोजित किया गया था या आयोजित की गई थी वो पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी पूर्व और चौथी बौद्ध संगीतिकी जो है कुंडलवन में कश्मीर में किया गया था, कुंडलवन कश्मीर में। भारत में आने वाले किन्हीं 3 यात्रियों के नाम आपको बताने हैं। तो सबसे पहला तो आपको पता ही होगा, इब्न बतूता, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। अल बिरूनी का नाम आपको याद होना चाहिए और एक बर्नियर, तीनों के नाम हमें बताने हैं, ठीक है। कब से कब आए थे इसका कोई जिक्र नहीं पूछा है, तो आप केवल नाम लिख दोगे तो काम हो जाएगा। मैंने यहाँ पे जिक्रा दिया है ताकि आप लोग याद कर पाएं। एमसीक्यू में पूछ लेता है। यहाँ पे पूछा गया है ताराबाद, तारबबाद किसे कहा जाता था? तो दौलतबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार था जिसे ताराबाद कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट जो है विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको हिला देने वाले क्वेश्चन से पूरे बुक से बीच में से उठाए गए हैं। महानवमी डिब्बा विजयनगर साम्राज्य में सबसे ऊंचा स्थान जो है माना जाता था, जो कि विशालकाय मंच था, ठीक है। इससे जुड़े अनुष्ठान संभवतः महानवमी से संबंधित थे, जो उत्तरी भारत में दशहरा के नाम से, बंगाल में दुर्गा पूजा के नाम से और प्रायद्वीपीय भारत में नवरात्रि के नाम से जो है निष्पादित किए जाते थे। यहाँ पर विजयनगर के जो शासक है अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति और अधिराज्य का प्रदर्शन किया करते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, जिसमें पूछा गया आपसे जीन्स ए कामिल से क्या समझते हैं? तो जीन्स ए कामिल सर्वोत्तम फसलें थी जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत में उगाई जाती थी। इनसे जो है बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था। इन फसलों से राज्य को अधिक कर मिलता था। कपास और गन्ने जैसी फसलों को जो है जीन्स ए कामिल कहा जाता था, ठीक है। उसमें उस समय ये शामिल थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन कृषि के तरीकों तथा वर्तमान कृषि के तरीकों में आप क्या समानताएं तथा भिन्नताएं देखते हैं? तो हम बोल सकते हैं समानताओं में, मुगल कालीन कृषि में तरीकों तथा वर्तमान कृषि के तरीकों में समानता यह है कि आज भी मानसून महत्वपूर्ण है, यानी कि बरसात की वजह से ही जो है उस समय भी कृषि की जाती थी और आज भी कृषि की जाती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी मानी जाती है हमारी मानसून। और मुगल काल में जो है प्रचलित सिंचाई के साधन जो है वर्तमान कृषि में काफ़ी उपयोगिता है। जो उस समय जो कृषि की सिंचाई करते थे जैसे कुओं से, ट्यूबवेल से, तो उस तरह से अब यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पर जो है और कुओं से और जो है नहरों से करते थे और नदियों से करते थे। यहाँ पर जो है अब असमानता क्या है कि हम लोग ट्यूबवेल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, स्प्रिंगलिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है साधनों का जो है अपना एक असमानता बता दी, एक समानता बता दी, यही पूछा गया हमारे से। दामिने कोह क्या था? दामिने कोह जो है ये सन 1832 के आसपास ब्रिटिश कंपनी ने एक बड़े भूभाग को जो है सांथलों के लिए सीमा नियोजित कर दिया था, कि सीमांकित कर दिया था, जिसको दामिने कोह कहा जाता था। इसमें सांथल जो है वो भूमि जो सांथलों को, इसे सांथलों की भूमि जो है घोषित कर दिया गया था। इसका प्रयोग हेतु जो है इस इलाके के भीतर ही उनको रहना पड़ता था, हल चलाकर खेती करनी होती थी और स्थायी जो है किसान बनना था इसमें। इसी तरह से इसका मतलब जो भी है सांथल जो है इसका सारा का सारा भार संभालते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसे कहा जाता था? तो भैया मुंबई दक्कन में 1820 के दशक में एक नई राजस्व प्रणाली लागू की गई जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते थे। इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत यानी किसान के साथ तय की जाती थी। विभिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था और सरकार के हिस्से के रूप में जो है उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था और 30 वर्ष बाद जमीन का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था, देखा जाता था, चेक किया जाता था और उसके अनुसार राजस्व में कमी करनी है या बढ़ोतरी करनी है, यानी फसल ज़्यादा उगेगी या कम उगेगी, तो उसका जो है निर्धारण किया जाता था। तो ये था रैयतवाड़ी व्यवस्था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो सभी को पता है कि उस समय जो है कारतूस जो है उपयोग करने के लिए बोला गया था और उन राइफलों में जो कारतूस लगाया जाता था उसको मुंह से निकालना पड़ता था, उसके छिलके को। और जो कि अफवाह फैली हुई थी कि ये जो राइफल में जो आपको कारतूस यूज़ करने हैं, वो कारतूस जो है गाय और सूअर की चर्बी से बनाए गए हैं। तो इससे जो है हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के जो है सैनिक वो सोचते थे कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये तात्कालिक कारण था, इसीलिए 1857 की क्रांति जल्दी शुरू हो गई बिना योजना के। गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? तो वो आपको अच्छी तरह से पता है। चौरी चौरा जो है आज के समय में उत्तर प्रदेश में एक स्थान है। वहाँ पर जो है सत्याग्रह आसानी से चल रहा था, शांति से चल रहा था, लेकिन जब सत्याग्रही वहाँ से गुजर रहे थे तो उस पूरे सत्याग्रही भीड़ पर जो है वहाँ पे पुलिस वालों ने जो है गोलियां चला दी
और फिर पुलिस उस गोलियों के जो है विपरीत कार्रवाई करते हुए उस भीड़ ने जो है चोरी चोरा जो स्थान है वहाँ पर एक थाना था, पुलिस थाना, उसमें जो है आग लगा दी। वहाँ पर जो है 17 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, सिपाही। और ये सब देख करके गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। खंड स जो है 3 अंकीय प्रश्न शुरू होंगे और यहाँ से आपको अथवा भी देखने को मिलेगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन करना है और सुदर्शन झील पर टिप्पणी लिखनी है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पे दिए हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि मैं समझाऊं, क्योंकि इतने सिंपल शब्द में लिखा है। एक बच्चे को मैंने दिया था इसको याद करने के लिए, आधे घंटे में उसने प्रश्न पत्र याद करके मेरे को दे दिया। बोला सर ये मेरे को सारे याद हो गए। मैंने कहा कि ऐसा क्या? तो सर आपने लैंग्वेज ही इतनी अच्छी यूज़ करी है कि मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी दोबारा रिपीट करने की, रटने की। मैंने जब एक बार इसको पढ़ा तो मेरे को अपने आप पूरे माइंड में सेट हो गया पूरे के पूरे आंसर्स। तो ये चीज़ होती है जो हम सॉल्यूशंस देते हैं उसका मेन काम। और जो भी सॉल्यूशंस देंगे सबसे ज़्यादा पॉइंटों में आपको देंगे, ताकि पॉइंट में लिखना आसान होता है। एक आधा पॉइंट कम भी कर दोगे तो भी चल जाएगा काम। तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की क्या विशेषताएं हैं, मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज बताई हुई हैं। पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, 5 पॉइंट है। तो इसमें कम से कम जब 3 अंकीय प्रश्न है तो 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। इसी के अथवा पाठ की बात करें, सुदर्शन झील पे जो है आपको छोटी सी टिप्पणी लिखनी है, तो मैंने यहाँ लिख दी है। यहाँ पर कई बार जो है सुदर्शन झील को ना कई अलग अलग शासकों ने जो है इसको रिपेयर कराया था, ठीक है। और प्रजा से कर भी नहीं लिया था, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। सारा का सारा इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो पाषाण के अभिलेख से मिलती है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। मीराबाई के विषय में आप क्या जानते हैं, आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। मीराबाई जो है वो अलग ही स्वतंत्र महिला थी, ठीक है। किसी भी जो है जातिवाद को नहीं मानती थी, रूढ़िवाद को नहीं मानती थी, ठीक है। वो सफ़ेद वस्त्र धारण धारण करके सन्यासी बनी हुई थी, ठीक है। कृष्ण के भक्ति में जो है पूरे के पूरे वो थी, बावली थी। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आप लिख सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से कुछ चीज़ें लिख रखी है। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा पर जो है संक्षेप पे टिप्पणी लिखनी है। तो दोनों ऑप्शंस मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही करना है। तो यहाँ पे देखो ये रहा इसका और का आंसर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है। आप एक बार पढ़ोगे तो दोबारा इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, तो आपको ये दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपका थोड़ा सा भी माइंड सही चलता है तो। यह गिलास फल यानी कि जो चेरी है एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा। डलहौजी की इस कथन पे हमें टिप्पणी करनी है। वो डलहौजी ने कहा था कि अवध जो है वो अवध का रियासत है ना, वो हमारे पास आकर के एक दिन जरूर आएगा, हमारे झोली में गिरेगा। तो इसी बारे में ये कथन था। और इसी के और ऑप्शन में जो पूछा गया है आपसे, 1857 के विद्रोह की असफलताओं के कारणों की हमें व्याख्या कर देनी है। दोनों आंसर मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। गिलास फल वाला ये रहा, और जो विद्रोह था वो असफल क्यों रहा था, यहाँ पर बहुत सारा था। क्या कि आंदोलन जो है ना ये अलग अलग जगह पे बिना समय के और बिना रणनीति के जो है ये चालू हो गया था। और इस सबसे बड़ा यही दुख था कि ये 1857 के विद्रोह अगर उस समय सफल होता तो अंग्रेज उस समय निकल जाते। तो ये सारे के सारे रीजंस हैं। इसके बाद जो है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, जिसमें सभी ने अवज्ञा आंदोलन 9th क्लास में 10th क्लास में आपने पढ़ा है, रॉयल्ट एक्ट, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। इन चारों के बारे में तो मैंने वीडियो बनाया है। 10th का एक एनिमेशन वीडियो बनाया था, अभी बनाया था लेटेस्ट, जिसको लगभग हजारों में बच्चे देख चुके होंगे। मैंने कभी चेक नहीं किया कितने बच्चों ने देखा है, लेकिन मैंने ये 3D एनिमेशन बनाया था। जिस बच्चे ने भी उसको देखा उसने कहा कि मुझे हिस्ट्री से, सामाजिक विज्ञान से प्यार हो गया है। अब पता नहीं क्यों हुआ, लेकिन जो भी है मैंने क्या किया, उसको मूवी का रूप दे दिया। एक फिल्म के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया। सभी ने अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट एक्ट कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन कौन सी चीज़ें इसमें छोड़ी गई, कौन सी अपनाई गई, और भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और क्यों ख़त्म किया गया, खिलाफत आंदोलन कैसे ख़त्म हुआ या कैसे शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्क्राइब की हुई इतने बेहतरीन तरीके से। आपको देखने के बाद कभी ज़िंदगी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, इन सभी के विषय में जानने की दोबारा इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया और सारे के सारे सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में। तो ये चारों के बारे में टिप्पणी यहाँ पे दे दी है। जैसे कि आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है पहला, ठीक है, उसका महत्व क्या था, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई है 3D वीडियो के माध्यम से। मतलब उसमें पिक्चर्स भी हैं और फिर उसकी थ्योरी भी है। इसी का अथवा पाठ जो पूछा गया आपसे रॉलेट एक्ट के बारे में, वो मैंने बता दिया। एक और अथवा पूछा गया आपसे जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, ये बता दिया। और इसी के अथवा पाठ में एक और पूछा गया खिलाफत आंदोलन, इसको ही बता दिया। तो ये सारे वीडियोज़ को मैंने जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। मैं अभी लास्ट में जब ये ख़त्म होगा तो आप जो है देख सकते हैं, बस सर्च कर लीजिएगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय या भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। दोनों चैप्टर्स को मैंने करवाया हुआ है, यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद।
अखिलेश क्लासेस डाल दीजिएगा नाम, और इस चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा अखिलेश क्लासेस भारत में राष्ट्रवाद और अखिलेश क्लासेस यूरोप में राष्ट्रवाद। बस ये 2 टॉपिक आप सर्च करिएगा, आपको 3D वीडियो मिल जाएगी। उसको देखने के बाद आप आनंदित हो जाएंगे कि काश इस तरह के वीडियो हमारी क्लास के लिए भी बना देते। अगर आप उसको देख करके कमेंट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपके सारे चैप्टर्स को जो है उस 3D एनिमेशन में बना दूंगा जिसकी आपको आवश्यकता है। खंड द जो है शुरू होता है बड़े प्रश्न, जो 4 अंक के प्रश्न शुरू होते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वासों एवं रीति रिवाजों की प्रमुख विशेषताओं की वर्णन करनी है, अथवा मैं सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करनी है। तो दोनों क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगी। इसमें मातृ देवी की उपासना करते थे, शिव की उपासना करते थे, लिंग की पूजा करते थे, योनि पूजा करते थे, पशु पूजा करते थे, वृक्ष पूजा करते थे, अग्नि वेदिकाएं इसके बारे में भी बताई गई है। साथ ही साथ जल पूजा करते थे, प्रतीक पूजा करते थे, धार्मिक रीति रिवाज अपनाते थे। ये सारी चीज़ें इसमें हम लिख सकते हैं। इसमें से कोई भी 6 से 7 पॉइंट आपको लिख देने हैं, ठीक है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी मैंने मैक्सिमम दिया है आपको। इसका अथवा मैं जो है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या हो सकती, तो नगर नियोजन उसकी विशेषता थी, निकास प्रणाली जो अच्छी थी उसकी, पृथक्करण था, सार्वजनिक संरचनाएं थी, कृषि, साथ ही साथ पशुपालन, लिपि, मूर्तियां, मोहरें, वस्त्र, धर्म, व्यापार, ये सारे के सारे। इसमें से भी 7 पॉइंट लिख दीजिए, 5 पॉइंट लिख दीजिए, 6 पॉइंट लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। 21वां जो प्रश्न है इसमें भी अथवा पाठ भी मिलेगा आपको, मतलब 3 नंबर के जो क्वेश्चन है उसके बाद से सारे अथवा पाठ मिलेंगे। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता पर बल क्यों दिया था, कि उस समय केंद्र सरकार जो है वो सब कुछ कर सकती थी, इसलिए जो है इसकी आवश्यकता पड़ी थी। और साथ ही साथ संविधान में भाषा के विवाद को किस प्रकार जो है हल किया गया था, ये भी बताना है। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हो। ये पहला है, पहला वाला पार्ट का तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस लिए हमने केंद्रीय शक्ति को जो है हमने मजबूत बनाने का बल दिया था, उसका रीज़न हो गया। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे संविधान सभा में भाषा के विवाद को कैसे हल किया गया था, ये भी मैंने बता दिया। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, जैसे ही पढ़ोगे याद हो जाएगा यार। इसमें बताने वाली, कुछ लिखने वाली, मतलब एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है। एक्सप्लेन करने वाली बात होती तो मैं आपको करता कि चलो मैथमेटिक्स से फॉर्मूला लगेगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगला जो है मानचित्र में चौरी चौरा, मैसूर, अवध, अमरावती, बीजापुर, इन सभी को दिखाना है। इसी का अथवा पार्ट भी दिया गया है एक और, जिसमें आपको सूरत, ग्वालियर, गोवा, नागपुर, सारनाथ, इन सभी को दर्शाना है। तो दोनों के आंसर्स मैं बता देता हूँ। ये पहले मानचित्र में चौरी चौरा, अवध, ठीक है, बीजापुर, अमरावती और मैसूर। अथवा पार्ट जो दिया गया है इसमें ग्वालियर, सारनाथ, नागपुर, सूरत और गोवा। तो इस तरह से सारे बता दिए गए। बाकी आप कोई भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। अगर आप कोई भी पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, 2-4 दोस्त मिलकर ले सकते हैं, आपको कॉस्ट बहुत ही ईजी पड़ेगा। समय रहते ले लीजिएगा, जनवरी के बाद में कोई पीडीएफ आपको प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद हम जो पीडीएफ देना बंद कर देंगे, क्योंकि उस समय शेड्यूल जो है बिजी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम पीडीएफ देने के लिए किसी एक आदमी को पर्टिकुलर को वहाँ पे अपॉइंट नहीं कर सकते, रख नहीं सकते हैं। तो हमारे सारे टीचर जो है व्यस्त हो जाएंगे, तो आपको जो है पीडीएफ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो जनवरी से पहले जितना भी पीडीएफ आप लेना चाहते हैं 31 जनवरी तक आप ले सकते हैं। जिस सब्जेक्ट का लेना चाहें उस सब्जेक्ट का ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।